नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो आज मुद्दे में बात करेंगे बढ़ी हुई बिजली की दरों की। दो राज्यों में बिजली की दरों को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से प्रदेश की जनता को बिजली के बिल का जोरदार करंट लगा है। कमर तोड़ती महंगाई के बीच मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड की जनता को भी बढ़ी हुई बिजली की दरों का जोरदार झटका लगा है। साथ ही मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नई बिजली दरों का ऐलान कर दिया है। विद्युत नियामक आयोग ने आदेश जारी करते हुए मध्य प्रदेश में बिजली की दरें प्रति यूनिट 2.64 बढ़ाने की मंजूरी दी है। तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड में भी नई सरकार के कामकाज संभालते ही प्रदेश में महंगाई का डबल डोज जनता को लगना शुरू हो गया है। आम आदमी की जरूरत बिजली और पानी दोनों महंगी हो गई है। सबसे पहले प्रदेश में उपभोक्ताओं को बिजली का करंट लगा है, साथ ही पानी भी महंगा होने जा रहा है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विद्युत दरों को नया टैरिफ जारी कर दिया गया है। वहीं घरेलू पेयजल उपभोक्ताओं के लिए 9 से 11% की बढ़ोतरी तय की गई है। वहीं कमर्शियल उपभोक्ताओं को 15% से अधिक भुगतान करना होगा। बिजली के साथ ही पानी का बिल भी आम आदमी का बजट गड़बड़ा सकता है। 1 अप्रैल से पानी महंगा हो गया है। महंगाई को लेकर पहले ही जनता त्रस्त है। सिलेंडर के दाम 1000 पार और पेट्रोल 100 के पार होने से कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसको लेकर पहले ही जनता पर आर्थिक बोझ पड़ना शुरू हो गया। अब बिजली और पानी का बिल भी आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने वाला है। तो वहीं अभी पंजाब के लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए इंतजार करना पड़ेगा। राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पंजाब राज्य बिजली नियामक आयोग ने 2022-23 के लिए अपना टैरिफ प्लान को जारी कर दिया है। लोगों को भले ही 300 यूनिट फ्री बिजली नहीं मिले, लेकिन आम उपभोक्ताओं की जेब पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आयोग ने टैरिफ प्लान में कोई बदलाव नहीं किया है। आयोग ने कहा कि कोविड काल को देखते हुए टैरिफ के रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। तो विधानसभा चुनाव से पहले तो सभी पार्टियां दावा करती हुई नजर आ रही थी कि जिस तरीके से हम जनता के सारे दुख दर्द हर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में अब बिजली के लिए अतिरिक्त बिल देना पड़ेगा। तो वहीं उत्तराखंड, जिसे ऊर्जा का प्रदेश कहा जाता है, उसमें पानी के लिए भी जनता की बोझ पर अब ज्यादा डाका डाला जाएगा। फिलहाल आज इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। संदीप त्यागी हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखेंगे। दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। जयेश गुरनानी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप जी, शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं कि जिस तरीके से चुनाव से पहले तो तमाम तरीके के वादे किए गए कि बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, और चुनाव के बाद जब चुनाव संपन्न हो गया तो वही जिस तरीके से जनता को अंदेशा था कि चुनाव संपन्न होने के बाद से हमारे ऊपर कमरतोड़ महंगाई का बोझ बढ़ने वाला है। पेट्रोल के दाम 100 के पार हो गए, सिलेंडर के दाम 1000 के पार हो गए, और अब बिजली के लिए भी कमरतोड़ महंगाई जनता के ऊपर भारी पड़ रही है। दिलीप जी। दिलीप जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। चलिए दिलीप जी, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, पीसीआर से कहेंगे इनको जल्द से जल्द जोड़ दिया जाए। हमारे साथ संदीप त्यागी जी हैं, बीजेपी से हैं। संदीप जी, जिस तरीके से अब उत्तराखंड में भी आपकी सरकार है और मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है, और कहीं ना कहीं जनता को इस समय में कोरोना काल से जिस तरीके से जनता उभरी है, कहीं ना कहीं राहत देने की जगह उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है। धन्यवाद प्रियव्रत जी। सबसे पहले तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से हिंदू नववर्ष की और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी बहुत बहुत देशवासियों को देना चाहता हूं, और आपको भी देना चाहता हूं, आपके चैनल को। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ राहुल प्रियव्रत जी, आप देख रहे हैं देश के अंदर अभी जो है सरकार, नई सरकार बनी है, पुनः दोबारा रिपीट हुई है। तो अभी जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, तो कुछ ना कुछ जो आयोग ने जो लिया, ऐसी बात नहीं है जो विषय
संज्ञान में लाया गया था चुनाव में, उस पर पूरी तरीके से वर्किंग चल रही है, उस पर काम किया जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा समय उस पर लग रहा है, किस प्रकार से हम लोग 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उस पर पूरी चर्चा सरकार उत्तराखंड की सरकार कर रही है। और आगे मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 100% हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, और हम आश्वस्त करते हैं, जनता को भी आश्वस्त करते हैं कि हम लोग मतलब जो बिजली फ्री की बात की गई थी या बिजली सस्ती करने की बात की थी, उस पर 100% काम होगा। अभी जो ऊर्जा आयोग ने जो इस पे किया है, इस पे कुछ ना कुछ जो पिछली कुछ खामियां आ रही थी विभाग में, या तो गर्मी आई है तो उसको बढ़ाना है, बिजली को बढ़ाना, तो उसको देखते हुए कुछ बढ़ाया गया है। लेकिन जल्द ही इस पे कमी करी जाएगी। इसको खपत को देखते हुए बढ़ाया गया है क्या, कि अब जनता जो है बिजली को लेकर खपत ज्यादा करेगी और मजबूरी भी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी में लोग बिजली की खपत ज्यादा करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या इसको देखते हुए बढ़ाया गया है क्या? नहीं, इसको देखते हुए नहीं बढ़ाया गया। बिजली की खपत सरकार बन गई, 5 राज्यों में सरकार बन गई, 4 राज्यों में सरकार बन गई, 5 राज्यों में इलेक्शन निपट गए, तो इसको इसके बाद बढ़ा दिया गया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार बन गई है, सरकार जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहित की सरकार है, जनता के लिए सरोकार है, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, या मध्य प्रदेश की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, हिमाचल की सरकार हो, तो भाजपा शासित राज्यों में आप देखेंगे, भाजपा शासित राज्यों में मतलब अधिकतर काम, सभी काम जनहित में किए जाते हैं, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम किए जा रहे हैं। कोई ना कोई कारण ऐसा है जो ऊर्जा आयोग ने जो इस पर फैसला किया है, कोई ना कोई टेक्निकल कारण है जिसके लिए। चलिए लौटेंगे आपके पास, जयेश जी को ले लेते हैं डिबेट में। जयेश जी, कांग्रेस लगातार हमलावर है इसको लेकर, लेकिन महंगाई तो अगर देख पुराने पन्नों को पलटा जाए तो 2014 से पहले भी थी, 90 के पार पेट्रोल तब भी था। जी जैसे आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। दिलीप जी, आवाज पहुंच रही है आपको? जी दिलीप जी, देखिए जिस तरीके से अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, तो जनता का साफ तौर पर अंदेशा यही है कि 5 राज्यों में जब विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया, 4 में बीजेपी ने सरकार बना ली, तो अब महंगाई को लेकर जैसा उनको अंदेशा था, ठीक वैसा ही हो रहा है। ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है। अब पहले ही महंगाई कमर तोड़ महंगाई थी, पेट्रोल 100 के पार हो गया, गैस सिलेंडर जो है वो 1000 के पार हो गया, पीएनजी के दाम बढ़ गए, सीएनजी के दाम बढ़ गए, और अब बिजली पर भी महंगाई का कहर बरसा है। फ्री का राशन और 8 और जनता फ्री का सिलेंडर लेने के उत्सुक रहती है, वो जनता महंगाई टैक्स नहीं करे तो बेहतर। क्योंकि सरकार से अगर आप फ्री चाहेंगे तो जिन लोगों को फ्री मिल रहा है उनको कुछ फ्री मिल जाएगा, कुछ फ्री की कॉस्ट कौन दिए, और जिनको फ्री मिल रहा है कुछ फ्री मिल रही है, बाकी चीजों पर बर्डन तो आता ही आता है। ये जो मैथमेटिक्स है ना फ्री वाली, और इससे कॉरस्पॉन्डिंग पड़ने वाले रेट, सरकारों से ज्यादा जनता को, सरकारों के सामने या राजनीतिक पार्टी के सामने राजनीतिक मजबूरी आ जाती है कि जनता के प्रलोभन वोट दे करके सत्ता देती है, वो प्रलोभन देना उनकी मजबूरी, चाहे वो 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कर लें, चाहे टीवी की बात करें, चाहे लैपटॉप की बात कर लें, चाहे स्मार्ट की बात करें, चाहे खाते में पैसे की बात करें, चाहे राशन की बात करें, और चाहे घर की बात करते हैं, टॉयलेट की बात करते हैं, चाहे इस चीज की बात। ये जो प्रलोभन होता है, ये प्रलोभन देना राजनीतिक पार्टी की मजबूरी है, किसी को पता है कि जनता किसके बिना वोट देगी। लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियों में एक समानता है, यहाँ पर मेरे हिसाब से इन बातों का संज्ञान इस देश की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और इस देश के ऑब्जर्वर को लेने की जरूरत है। इस तरह की गाइडलाइंस और नियम है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी देश के निवासी को कुछ भी फ्री देने का लालच नहीं, और अगर देगी तो उसकी कॉस्ट वो पार्टी फंड बियर करेगा, सरकार का फंड बियर करेगा, सरकार के खजाने को जब बोझ नहीं पड़ा, क्योंकि सरकार के खजाने को जब बोझ पड़ता है तो उस एडिशनल कॉस्ट को बियर करने के लिए महंगाई बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता क्या है?
हम ही फ्री चाहते हैं, हम ही महंगाई बढ़ने का रोना रोकते हैं। इन दोनों की चक्कर में सबसे ज्यादा पूछता है वो मिडिल क्लास आदमी। लेकिन मिडिल क्लास आदमी का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है। उस वोटिंग परसेंटेज की किसी राजनीतिक पार्टी चिंता नहीं है, और मिडिल क्लास आदमी अपना स्तर कहीं जाकर छोड़ नहीं सकता है। उसको इसी में जीना है, अपना भविष्य भी बनाना है, अपने बच्चों का भविष्य भी देखना है। ये सारी उसके सामने सामाजिक मजबूरियां है, और इन सामाजिक मजबूरियों का, इन सामाजिक मजबूरियों के दर्द को समझने का मर्म किसी राजनीतिक पार्टी में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी हो, समाजवादी हो, कोई पार्टी, किसी कुछ रूप से सारी राजनीतिक पार्टियां एक पहले के चट्टे बने। उन्हें सत्ता चाहिए, सत्ता किसी कारण से मिले, किसी कॉस्ट पर मिले, और वो कॉस्ट अगर सबसे ज्यादा फेल करता है तो मिडिल क्लास आदमी होता है। ये बिजली के बिल का जो मोटा पड़ रहा है किसके ऊपर मेजर पड़ता है? जिनको गांव में गरीबों के नाम पर, सामाजिक डेवलपमेंट के नाम पर फ्री राशन किया जा रहा है, बेचारी है, उनको नहीं पड़ रहा है, उनको बहुत थोड़ा कम पड़ रहा है। उनका बोझा मिडिल क्लास आदमी के ऊपर हो रहा है। और मिडिल क्लास आदमी की सबसे ज्यादा जो सेल्फ एम्प्लॉयड, जो छोटा बिजनेसमैन, जिसको न सरकार से महंगाई भत्ता मिलता है, न मेडिकल सुविधाएं मिलती है, न मेडिकल एक्सपेंसेस का रिइंबर्समेंट मिलता है, न उसको घूमने के पैसा मिलता है, न उसके भविष्य के लिए प्रोविडेंट फंड होता है, न ग्रेच्युटी होती है, और न पेंशन होती है। उसे रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है, और उस पानी का पहुंचाया कितना उस सरकार के लिए होता है। कि सरकार को सामाजिक डेवलपमेंट करना है, और सामाजिक डेवलपमेंट इस देश को पैरालिसिस कर रहा है। किसी को आप स्वाधीन नहीं, स्वाधीनता नहीं दे रहा है। हर देश के नागरिक को आप पराधीनता दे रहे हैं, उसे गुलाम बना। बिल्कुल बिल्कुल दिलीप जी। इसी बीच हमारे साथ जयेश जी भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। जयेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जयेश जी, कहीं ना कहीं महंगाई जो थी वो 2014 से पहले थी, तब बीजेपी प्रदर्शन करती थी, लेकिन अब कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2014 के पहले भी महंगाई थी, और 2014 के पहले महंगाई थी। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और इसी नारे पर जनता ने विश्वास दिखाया था, इसी नारे पर जनता ने भरोसा दिखाया था। परंतु आज जो जनता है वह कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। वह खुद सोच रही है कि जिस मोदी जी को हमने इस देश का प्रधानमंत्री बनाया था, उन्होंने सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ होते ही किस प्रकार से जनता के साथ छल किया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आज 12 दिन हो गए हैं लगातार, और 10 बार जो है इस बीच में पेट्रोल के दाम जो है और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। चुनाव खत्म होते ही जो है भारतीय जनता पार्टी इस आम आदमी के पेट पर लात मारने को आतुर हो जाती है। चुनाव के पहले सारी छूट और चुनाव के बाद सब लूट, यही भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र काम बचा है। क्योंकि निरंतर रूप से हम देखते जा रहे हैं कि किस प्रकार से महंगाई से एक आम आदमी परेशान हो चुका है, त्रस्त हो चुका है। यदि हम आम वस्तुओं की बात करें तो जो रसोई का तेल है वह पिछले 2 साल में 2 गुना बढ़ चुका है। जो स्टेशनरी है वह 1.5 गुना उसके दाम बढ़ चुके हैं। टीवी के दाम 60% बढ़ चुके हैं, दवा के दाम 50% बढ़ चुके हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, यह दैनिक भास्कर का अखबार कह रहा है। उन्होंने सारे तथ्यों को एनालिसिस करके ही यह खबर छापी। तो आज यह जो इस देश का मध्यम वर्गीय है, इस देश का जो गरीब तबका है, उनका तो इस देश में जीना ही मुश्किल हो गया है। क्योंकि आय जो है वह निरंतर रूप से कम होती जा रही है, और महंगाई जो है वह निरंतर रूप से बढ़ती जा रही है। तो किस प्रकार से यह जो सरकार है, यह आम आदमी की सरकार है? किस प्रकार से यह जो सरकार है गरीब जनता की सरकार है? क्या यह सरकार कभी गरीब और आम आदमी की सोचती भी है? और अगर विपक्षी दल यह मुद्दे उठाता है, धरने प्रदर्शन करता है और निरंतर रूप से महंगाई का विरोध करता है, तो हम क्या देखते हैं कि उन्हीं के ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया जाता है। प्रकरण पंजीबद्ध करके उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, और समाज को यह संदेश दिया जाता है कि कोई भी यदि महंगाई का विरोध करेगा तो उसकी जगह जेल में है। तो क्या यह लोकतांत्रिक सरकार है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यह चीजें तो तब होती थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश पर शासन करती थी, कि जब भी कोई भारत की आजादी की बात करता था तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं यह देखने को मिल रही है। बड़ा ही
दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए जयेश जी, संदीप जी, जब 2014 में केंद्र में आपकी सरकार बनी तो उस सरकार का बेस जो मैं मानता हूं वो कांग्रेस के समय में महंगाई, तो आपकी सरकार ने नारा दिया था, जिस तरीके से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साहब कह रहा था कि बहुत हुई महंगाई के बाद मार, अब की बार मोदी सरकार। आपकी बीजेपी, आपकी पार्टी ने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। तो यही शायद बेस भी बना था आपकी सरकार बनने का। जनता ने आप पर भरोसा किया कि हो सकता हो 70 सालों में वो ना हो पाया हो जो अब अगले 5 सालों में हो पाए, और बीजेपी पर भरोसा करके उन्होंने महंगाई की मार से छुटकारा पाने के लिए कहीं ना कहीं आपको चुना। तो क्या आपको लगता है कि आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाए? क्या कांग्रेस के समय में जो महंगाई थी वो अब बीजेपी सरकार में नहीं है? क्या दाम जो है वो कम हो गए? क्या जनता को तमाम परेशानियों से निजात मिल गई? संदीप जी। प्रियव्रत जी, जी पहले तो मैं, अभी मेरे कांग्रेसी मित्र कह रहे थे कि जो आवाज उठाता है वो जेल में जाता है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं होता। ऐसा 1977 में इमरजेंसी लगी थी तो ये पूरा देश जानता है कि जब किसी ने देश के खिलाफ, देश में चल रही गतिविधियों के खिलाफ जब आवाज उठाई, जो मतलब लोगों के विरुद्ध, जो जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जब आवाज उठाई, तो कांग्रेस ने उनको जेल भेजने का काम किया। 1977 में इमरजेंसी लगी, पूरा देश जानता है। पूरा देश जानता है किस तरीके से कत्लेआम हुए। ये पूरा, इसमें कहीं चलिए 14 से 22 पे आ जाइए। अब मैं बात वर्तमान ही करता हूँ। तो आपने देखा, हमने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, तो अब की बार मोदी सरकार। तो आपने देखा होगा 2014 में हमने सरकार बनाई, और तो आपने कहा कि भाई ये आप कह रहे हैं कि भाई दोबारा हमारी सरकार 2019 में भी रिपीट हुई, क्योंकि हमने जन विरोधी नीतियों को लागू नहीं किया। हमने जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले 8 साल से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या उत्तराखंड में पुष्कर धामी की सरकार हो और मध्य प्रदेश में चाहे शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार हो, हम लोगों ने जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम किया। जनता के हितों के लिए नीतियां लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं, सरकारें काम कर रही हैं। इसीलिए आपने देखा होगा पिछले 30-35 सालों में, 25 सालों में, जब से उत्तराखंड का निर्माण हुआ, जब से लेकर के आज तक कोई सरकार पुनः रिपीट नहीं हुई है। और लगातार मध्य प्रदेश में आप देख रहे होंगे शिवराज सिंह चौहान की सरकार चल रही है, क्योंकि हम लोग जनता के हितों में काम कर रहे हैं, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। और ऐसा महंगाई बढ़ा के कौन से जनता के हितों की बात कर रहे हैं आप त्यागी जी? महंगाई बढ़ जाती है, लोगों के जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ जाता है, और आप कह रहे हैं कि ये हित की बात है। जनता की जेब पर नहीं पड़ रहा है, ये बोझ विरोधी नेताओं की जेब पर पड़ रहा है। नहीं, किस तरीके से आप देख रहे होंगे, ये विरोधी नेताओं की आवाज है। जनता जानती है, जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राष्ट्र विरोधी ताकतों को नहीं, मेरा सीधा सवाल है कि महंगाई बढ़ाकर आखिर जनता के कौन से हित की बात कर रहे हैं? आप गले में हाथ डाल के उनकी आंतें खींच लीजिए, और आप कह रहे हैं कि हमने आपको दवाई दी है अंदर। राहुल जी, मैंने आपको बताया, जनता जानती है कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में भाजपा शासित राज्यों में पुणे नए भारत के निर्माण की बात हो रही है, राष्ट्र निर्माण की बात हो रही है, तो सिर्फ मोदी सरकार में हो रही है, योगी सरकार में हो रही है, धामी सरकार में हो रही है। चलिए, ये तमाम सरकारें तो गठन हो गई, लेकिन अब जवाब भी दे दीजिए कि आखिर महंगाई का अतिरिक्त बोझ डालकर आपने 4 महीने जब तक चुनाव रहा तब तक नहीं, ना पेट्रोल के दाम बढ़े, ना डीजल के दाम बढ़े, ना सीएनजी पे कोई इजाफा हुआ, ना पीएनजी पे इजाफा हुआ, यहां तक कि कल 5 रुपए और कुछ पैसे पीएनजी पर भी बढ़ा दिए गए। कि आप अगर कोई भी गैस लेंगे, अब तो मुझे मतलब जो भी गैसें हैं, जो भी जनता गैस उपयोग कर रही है, चाहे सीएनजी ले लो, चाहे पीएनजी, चाहे एलपीजी, सारी गैसों पर दाम बढ़ गए हैं। प्रियव्रत जी बताइए। पेट्रोल की बात हो या डीजल की बात हो या गैस की बात हो, इनके रेट को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तय करती है, और ये हमने नहीं किया, ये इनकी सरकार, जो मेरे भी कांग्रेसी मित्र कह रहे हैं, 2010 में इनकी सरकार ऐसा करके गई थी कि जब महंगाई पूरे देश पे जब चरम पे चल रही थी, जब महंगाई जब पूरे देश में जब चरम पे थी, तो उस समय आदरणीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको कर दिया कि बाजार की जो तेल की कीमत है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार तेल की कीमतें तय अंतर्राष्ट्रीय बाजार करता है, न कि केंद्र की सरकार करती है। रही बात, हम लोगों ने वैट में और टैक्स में कम करने की बात करी, तो आप देख लीजिए भाजपा शासित राज्यों में आज तेल भी कम पैसे पे मिल रहा है, और आज जो है आप देखेंगे तो मुंबई की बात करेंगे तो 125 रुपए मिलता है, तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 95-98 रुपए मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये हम लोग कर रहे
रहे हैं। प्रदेश में सरकार ने टैक्स कम किया क्योंकि जनता को राहत देने के लिए, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में आप देखेंगे तो जनता पे दोहरी मार पड़ रही है। वो वहां नहीं चाहती है, कांग्रेस नहीं चाहती है कि वहां जनता जो है उससे बाहर निकल के आए। चलिए दिलीप जी को रुक कर लेते हैं। दिलीप जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से तमाम बातें की जाती है, बीजेपी की तरफ से तमाम आंकड़े पेश किए जाते हैं, तमाम महंगाई बढ़ाकर जनता के हितों की बात की जाती है, जब एक मिडिल क्लास बाप पूरे दिन मेहनत करने के बाद शाम को जब अपने घर आता है तो उसके बच्चे आते हैं उसके पास कि पिताजी कुछ लाए होंगे, तो वो अपनी जेब से निकालकर क्या ऑयल बॉन्ड की कॉपी दे दे बच्चों को, या तमाम आंकड़े दे दे, या तमाम चीजें दे दे, या सुबह जब बच्चा उसका स्कूल जाएगा तो उसके बैग में लंच बॉक्स में ऑयल बॉन्ड पैक करके दे दिया जाए? नहीं, कमल का फूल दिया जाए जी, है ना, वो प्यार की निशानी भी है और भारतीय संस्कृति की निशानी है, सत्ता की निशानी भी है, तो हर चीज की निशानी वही है कमल का फूल। भाजपा के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, पूरी समझ में ये नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी पार्टी है, इतनी सक्सेसफुल पार्टी है आज। तो प्रवक्ता लोग के रची रखाई भाषा क्यों बोलती, सवालों का जवाब तो कोई बीटा बटा रिकॉर्ड शुरू कर सकते हैं। भाजपा को सही से प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग भी कराए। अभी प्रवक्ता महोदय ये कह रहे थे कि हामी सरकार उत्तराखंड, हामी की सरकार है क्या? हामी को तो जनता ने नकार दिया था, हामी को तो जनता ने मुख्यमंत्री बनाया नहीं था, उनको तो विधायक तक नहीं बनने दिया। वहां पर धामी की सरकार है, धामी की सरकार राजनीति में काम कर रही है। अगर आप जनता के मन की बात सुनते तो धामी को तो नहीं बना, क्योंकि धामी को तो विधायक बनने लायक नहीं समझा वहां की जनता ने, और आज मिनिस्टर बना देंगे। धामी की सरकार है और धामी की सरकार राजनीति में काम कर रही है या नहीं में काम कर रही है, कौन सी जनहित में काम कर रही है सरकार कर रही है, बता दीजिए। पेट्रोल डीजल के दाम आपके साथ आ सकती है, आपके हाथ नहीं, इंटरनेशनल रेट नहीं, कम करने इनके हाथ में थे दिलीप जी, कम करना इनके हाथ में था। जब चुनाव से पहले इन्होंने एक मिनट जी, इंटरनेशनल रेट घटाना बढ़ाना आपके हाथ से नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन लोकल टैक्सेस आपके हाथ में है ना। केंद्र में आपकी सरकार है, टैक्स घटा सकती है, स्टेट में आपकी सरकार है, आप टैक्स घटा सकते हैं। नहीं, उसके लिए आपको 24 का इंतजार करना पड़ेगा दिलीप जी, उसके लिए आपको 24 का इंतजार करना पड़ेगा। बिजली के इंटरनेशनल बिजली तो आप बना रहे हैं ना, बिजली बनाने की खर्चा तो आप बना रहे हैं, कॉस्टिंग भी आप कर रहे हैं, उसका रेट भी आप फिक्स कर रहे हैं, और वो भी स्टेट गवर्नमेंट फिक्स कर रही है, जिसमें तो इंटरनेशनल रिलेशन से कोई लेना देना नहीं है। क्यों बढ़ा रहा है बिजली के दाम? और इलेक्शन से पहले महंगाई नहीं थी, इलेक्शन के बाद सरकार को पता है क्या जो आपने रेट बढ़ा दिए? अरे कुछ नया फॉर्मूला लेकर सरकार को समझाने का। जनता तो 1945 से बेवकूफ बन रही है, कभी आप पे भरोसा करती है, कभी कांग्रेस पे भरोसा करती है, कभी समाजवादी भरोसा करती है, कभी एक पे भरोसा करती है। वो तो बेचारी भरोसा कर करके चैन की सांस होकर बहुत सारे लोग चले गए, और उनकी आंखें दुखी होती थी, उन्होंने देश को आजाद कराने की अपनी आंखें मूंद ली, उन्हें नहीं पता कितना पड़ेगा इस देश के लोगों को। चलिए, जयेश जी काफी लंबे समय से कुछ कहना चाह रहे थे, जयेश जी बात रखिए अपनी। मैं मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन रहा था, उनकी बात सुनने के बाद तो मुझे हंसी भी आ रही है, तरस भी आ रहा है उनके ऊपर, क्योंकि आज जो महंगाई की मार है वह सिर्फ कांग्रेस के ऊपर नहीं पड़ रही। आज जो महंगाई की मार है वह उन लोगों पर नहीं पड़ रही जो कि सरकार का विरोध कर रहे हैं। महंगाई की मार तो इस देश के हर एक नागरिक पर पड़ रही है, 135 करोड़ की जनता पर पड़ रही है, उसमें मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी भी शामिल है। परंतु अपनी मजबूरियों के कारण यह खुलकर आज यह बता नहीं पा रहे हैं, अपनी पीड़ा नहीं बता पा रहे हैं कि महंगाई से वह खुद कितने त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथी जो हैं उनकी हालत मुझे एक पीड़ित पति की तरह लगती है, जो घर पर जाते हैं पत्नी उनके साथ दुर्व्यवहार करती है, परंतु समाज में और बाहर आकर वह बता भी नहीं पाते कि वो उनके साथ उनकी पत्नी ने कितना दुर्व्यवहार किया है। तो इस प्रकार की जो हालत है वह भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनकी है, क्योंकि उन्होंने मोदी सरकार से एक तरीके से 7 जन्मों का जो नाता है वह निभाने का वादा तो कर दिया, परंतु उन्हें नहीं पता था कि मोदी जी जो हैं वो कितना बड़ा विश्वासघात उनके साथ और उस देश की जनता के साथ करने वाले हैं। आज निरंतर रूप से महंगाई बढ़ती जा रही है, यह खुद पीड़ित है, यह खुद परेशान है महंगाई के कारण, क्योंकि पेट्रोल जो है वह इन्हें भी महंगे दामों पर ही भराना पड़ता है अपनी गाड़ी में। जो यह रोटी खाते हैं,
जो यह दाल लेकर के आते हैं, जो यह खाद्य तेल लेकर के आते हैं, वह भी महंगे दामों पर ही है। तो पीड़ित तो यह भी हैं। यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि यह लोग भी पीड़ित नहीं है, परंतु अब क्या करें, मजबूरी ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बने बैठे हैं। तो अब प्रवक्ता का तो काम है कि अपनी पार्टी का जो है पक्ष हर जगह पर प्रस्तुत करना है। तो यह चैनल पे आकर जो है एक तरीके से नाटक नौटंकी करके सिर्फ और सिर्फ जो है अपने मन की पीड़ा छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु हालत इनकी भी बेहद बुरी है। और आज यह देश की जनता जो है यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक आस से देख रही है कि चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताया। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का सिंहासन सौंपा, परंतु आज भारतीय जनता पार्टी ने पलट कर क्या दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ महंगाई की मार जो है वह आम आदमी को दी है। और चुनाव के पहले यह चीजें भारतीय जनता पार्टी को याद नहीं आती। चुनाव के पहले तो सब जो वादे हैं वह किए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। कहते हैं ना कि वादे करना बड़ा आसान है, परंतु वादे निभाना जो है वह उतना ही मुश्किल है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वह वादा करने में तो बिल्कुल नहीं हिचकते, घोषणाओं की मशीन चला देते हैं। इतनी घोषणाएं करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। परंतु जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं तब इनका असली रंग सामने आता है। यह गिरगिट रूपी राजनीति है। चुनाव के पहले कुछ, चुनाव के बाद कहीं ना कहीं जनता ने उसको भी उसी चीजों को स्वीकारा भी है जयेश जी। चुनाव के बाद इन्हें महंगाई जो है वह देश हित में लगने लगती है। जयेश जी, उन्हीं चीजों को फिलहाल जनता ने कहीं ना कहीं स्वीकारा भी है। देखिए, जनता ने स्वीकारा, जनता ने विश्वास दिखाया, परंतु जहां विश्वास होता है वहीं पर ही विश्वासघात होता है। तो जनता ने तो विश्वास दिखा दिया, पर अब इनकी बारी थी जनता का विश्वास जीतने की, परंतु इन्होंने जनता का विश्वास बरकरार रखने के बजाय जनता के साथ विश्वासघात करने का प्रयास किया है। और इसी के कारण आज जो जनता है वह बड़ी नाराज है। और जनता तो क्या, इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता बड़े नाराज है। आप निजी रूप से अगर इनसे बात करेंगे तो यह खुद भी बोलेंगे कि हाँ, मैं खुद भी पीड़ित हूं, क्योंकि बच्चे तो इनके भी जाते हैं। इस पर चर्चा जारी रहेगी। लेकिन जिस तरीके से बिजली का जो करंट है वो विधानसभा चुनाव से पहले जो आता था और अब जो आता है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दिलीप जी, आपसे मैं समझना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं जो बिजली विधानसभा चुनाव से पहले आती थी और अब जो आती है उस पर मैं एक टिप्पणी करना चाहूँगा कि जो खंबे लगे होते हैं, पावर हाउस से बिजली आई खंभों पे, और खंभों से जो बल्ब जला वो बल्ब नहीं चला, वो जला है बोर्ड का करंट लगा है। लेकिन अब जो बिजली आती है उससे किसी गरीब का घर रोशन होता है। तो बोट का करंट जो है वो सस्ता लग गया, और जो गरीब का घर रोशन अब होगा 2 प्रदेशों में, वो कहीं ना कहीं गरीब का घर जो है उसकी जो झोपड़ी है वो अब उसे महंगाई के चलते और महंगी हो गई है। दिलीप जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, मुझे आवाज आ रही है जी। जी देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले जो एक रोशनी हमें दिखाई देती थी बल्ब की, वो कहीं ना कहीं वो करंट था,
वो बोर्ड का करंट था, लेकिन अब जो वो बल्ब है वो एक गरीब के घर का बल्ब है, तो अब उसको महंगा कर दिया गया है। क्या फर्क पड़ता है, महंगा कर दिया गया है तो वो गरीब आदमी तो ले रहा है ना पैसे। लेकिन दर्द तो इस चीज से मारेगा जी, वो कटिया मारेगा, कटिया मार के चलाएगा, नहीं पीछेगा, उसे क्या वसूली कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ी खाल चले जाएंगे, बिजली काट देंगे, पड़ोसी क्या चले लेगा। इन चीजों का फर्क उस तबके पे बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है, उस तबके में पड़ता है जो तबका चारों तरफ से पीता जाता है, और वो तबका होता है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। शहरों में रहने वाला आदमी जो कमरे के मकान में अपने परिवार को पालता है, उससे पूछते कि वो इन चीजों को कैसे क्लियर कर पाता है। वो कटिया भी नहीं मार पाएगा, वो सामाजिक सम्मान बचाने के चक्कर में अपना पेट काटेगा, अपने बच्चे की जरूरतों को काटेगा, लेकिन जिंदगी का बिल जरूर देगा। बिल्कुल नहीं, वरना जबरन वसूल कर लिया जाएगा। हाँ, कर दिया जाएगा। और अगर गाँव में जबरन वसूली होगी तो कोई ना कोई नेता खड़ा हो जाए कि साहब गाँव को परेशान कर, फिर क्या होगा, गाँव नहीं होगा, लेकिन दलित परेशान हो, माइनॉरिटी के लोग अल्पसंख्यक परेशान होंगे। इस देश में जब भी कोई परेशानी अपराध होता है तो इंसान के साथ नहीं होता, जातियों के साथ। ये हाईलाइट के साथ दलित को बहुत परेशान किया जा रहा है, दलित से बिजली का गई, अल्पसंख्यकों को परेशान किया जाता है, और उसके क्या होगा, राजनीति बढ़ गई। तो सत्ता ये चाहेगी नहीं कि राजनीति बढ़ के विपक्ष को मौका मिले, तो वो उसको दबा देगी और काम चलता रहेगा। और उसका जो कंपनसेशन है वो कंपनसेशन ऐसे लोगों से किया जाएगा जो अपनी सामाजिक लाज को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कहते, वो अपनी जरूरतों को काटते हैं, अपने पेट को काटते हैं, अपने भविष्य को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन सरकार के सारे को समय पूरा करते हैं। नहीं पूरा करते तो बेचारे पेनाल्टी और के साथ देते हैं, वरना बिजली कट जाएगी, पानी कट जाएगा और धाराएं लग जाएंगी, अपराध सिद्ध हो जाएगा, तो मजबूर है बेचारा, वो जीने के लिए मजबूर है, कहाँ जाएगा, भारत छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकता है और समाज को अपनी परेशानियां बता भी नहीं सकता है। इन परेशानियों को हल करने का जिसको अधिकार दिया गया है वही इन परेशानियों का जन्मदाता है। तो जब कहा जाता है ना कि पेट पालने वाला ही मतलब हरता ही अगर भरता बन जाए तो कौन फिर किसके आगे रोया जाएगा। सरकारें इसीलिए बनाई जाती है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जनप्रतिनिधि इसीलिए बनाए जाते हैं, तो जनता की बात, दलित की, मराठी की, एससी की, ठाकुर की, पंडित की, ऊंचे की, नीचे की, समझ से जनता की बात। और जनता की कोई जाति होती नहीं, लेकिन अब जनता को जातियों में बांट क्यों क्या है, जाति निर्माण की राजनीति चल रही है, राजनीति के माध्यम से मिल रही है और सत्ता का अपना काम चल रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 2 रुपए में 3-4 किसी नेता को अपनी देना पड़ता है क्या। सरकार के जितने प्रतिनिधि बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं या विधायक बैठे हैं, उन्हें कोई फर्क पड़ता है क्या। उनके ऑफिस में चले जाइए, सरकारी बिजली सुबह से ऑन होती है, चल रहा है तो चल रहा है, मक्खी बैठी है, कुत्ता बैठा है, पत्थर बैठा है, चल रहा है, इन्होंने बिजली बिल देना नहीं है। वो जो एडिशनल मिसयूज होता है सरकारी ऑफिस में इन चीजों का, उसका खामियाजा भी तो आम जनता ही करती है ना। बिल्कुल दिलीप जी, कहीं ना कहीं ये भी है कि जो कोरोना काल हो, चाहे कोई भी काल हो, चाहे भूतकाल हो, चाहे भविष्य काल हो, चाहे वर्तमान काल हो, इन सब से निपटना जो है वो जनता को ही है। मंत्री जी नहीं चाहेंगे कि कोरोना काल चल रहा है कि आज 4 गाड़ियों से नहीं, एक गाड़ी लेकर ही जाएंगे, 3 गाड़ियों का तेल बचा ले तो जनता के लिए फायदा हो जाएगा, उनके लिए भी फायदा हो जाएगा। आज हम रवाव कवाव के साथ नहीं जाएंगे, आज हम अकेले ही जाएंगे, तो आज ये दिखा दें लोगों की कि हाँ हम लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं। 6-6 केले बांटने जाएंगे मंत्री जी अस्पताल में, अब जाएंगे 3 करोड़ की मर्सिडीज से। त्यागी जी ऐसा ही है ना? संदीप त्यागी जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? चलिए जयेश जी। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि आखिर जो बोझ रहता है महंगाई का, वह एक आम जनता को ही उठाना पड़ता है। और अगर आप उस तबके की बात करें जो कि सत्ता के मजे ले रहा है, तो आज चाहे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि वह तो सरकारी खजाने में जो पैसा है उन पर ही ऐश करते हैं। उनके इतने प्रोटोकॉल रहते हैं, उनको ड्राइवर का भत्ता अलग मिलता है, पेट्रोल का भत्ता अलग मिलता है, सारी चीजें जो हैं वह उनको उनके प्रोटोकॉल के अनुसार मिलती है। परंतु जेब से नोट निकाल करके पेट्रोल पंप पर देकर पेट्रोल कौन भराता है? वह भराता है एक आम इंसान। तो उसका कौन सोचेगा? आज यह कहना बड़ा आसान है कि पेट्रोल के जो दाम हैं वह सरकार नियंत्रित नहीं करती है। तो यह बात जो है यह इनको 2014 के पहले क्या समझ नहीं आती थी? तब यह लोग क्यों गैस के सिलेंडर लेकर के और पेट्रोल पंप के बाहर प्रदर्शन करते फिरते थे? तब इस प्रकार की चीजें क्यों करते थे? और जो हमारे साथी हैं उन्होंने एक बहुत ही सटीक बात कही कि अगर मार्केट जो है अगर वो पेट्रोल के और डीजल के दाम कंट्रोल करता है, परंतु टैक्स उस पर कर तो आप ही लगाते हैं, तो आप क्यों नहीं जो आपकी जहां पर आपकी राज्य सरकार है वहां पर आप वेट कम कर देते हैं और जहां पर आपकी जो केंद्र सरकार है वो उसमें एक्साइज ड्यूटी कम कर देती है। जब जीएसटी ला रहे थे तब विपक्ष का निरंतर रूप से यह निवेदन था कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए, परंतु पेट्रोल और डीजल को जानबूझकर जीएसटी के अंतर्गत नहीं लाए। और इनका तर्क यह था कि नहीं हम इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि उसके कारण पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत कम हो जाएंगे और सरकार की आमदनी बहुत कम हो जाएगी। चलिए, तो यह जो मुझे लगता है जयेश जी कहीं ना कहीं नेताओं के लिए भी एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि चाहे आपका घरेलू खजाना हो या सरकारी खजाना हो, आपको इतना ही खर्च करना है। क्योंकि मेरा मानना है कि प्रियंका गांधी घर में जो एक कटलरी की एक प्लेट होगी उसमें एक गरीब आदमी की पूरी झुग्गी चढ़ जाएगी। चलिए, संदीप त्यागी इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, क्या नेताओं को सारी छूट दे दी गई है कि आप जितना मर्जी खर्च कर लीजिए और जो महंगाई के भाड़ में जो है उसमें जनता को ही झोंकना पड़ेगा, सारा जो है संघर्ष करना पड़ेगा जनता को ही? एक व्यक्ति जाता है मंत्री जी के पास और मंत्री जी इतना हमारा इतना नुकसान हुआ, ये हो गया, और हम कोरोना काल में हमारी सारी सुविधाएं सारी चीजें खत्म हो गई, हमारा रोजगार चला गया। तो मंत्री जी कहते हैं नहीं नहीं बेटा, कोरोना काल चल रहा है, थोड़ा संघर्ष करो। और उसके बाद मंत्री जी जाते हैं 3 करोड़ की मर्सिडीज में बैठते हैं, 4 गाड़ी उनके आगे 4 पीछे, अब जाते हैं चमेली की चाय पीने होटल ताज में। क्या घर पे चाय नहीं पी सकते क्या? या जनता को ही भाड़ में झोंक दिया गया है महंगाई की मार झेलने के लिए? राहुल जी, प्रियव्रत जी, ऐसा शायद मतलब मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कि मंत्री जो है 3 करोड़ की मर्सिडीज में या 3 करोड़ के उसमें, हो सकता है ये कांग्रेस के नेता हैं, बैंकॉक जाते हैं, फिर पता नहीं कहाँ जाते हैं, इटली जाते हैं, ये रोज जाते हैं। नाम तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, आपने कोरोना काल देखा हो तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक जनप्रतिनिधि सड़कों पर एक आम आदमी के लिए एक जनता के बीच में रहकर के काम कर रहा था। तो शायद ये विपक्ष जो है, ये विपक्ष का काम है, विपक्ष जो है इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप करके देश की जनता को बगलाने का प्रयास करता है, लेकिन देश की जनता बगलाने में इनके बहकाने में आने वाली नहीं है। ये आपने देखा होगा अभी हाल ही में हुए चुनाव में, 2022 के हुए चुनाव में आपने देखा होगा 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को किस तरीके से जनता ने नकारा है। देश की जनता चाहती है कांग्रेस मुक्त भारत हो, देश की जनता राष्ट्र निर्माण की बात करती है, देश की जनता नए भारत के निर्माण की बात करती है। तो देश की जनता का कोई सरोकार नहीं है, मतलब वो चाहती है कि नए राष्ट्र का निर्माण किस प्रकार होगा, हम उस नए राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनेंगे। तो जनता जो है राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनना चाहती है। चलिए, राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी के रुख कर लेते हैं। दिलीप जी, 5 राज्यों में नई सरकार का गठन हुआ अभी 2022 में, करोड़ों रुपए के तो गुलदस्ते बिक गए होंगे, क्योंकि मंत्री जी के यहां जाओगे तो 100, 200, 500 वाला गुलदस्ता थोड़ी ना लेके जाओगे, एंट्री भी नहीं होगी उससे, कम से कम 2-2,500 वाला 5,000 वाला तो ले जाना ही पड़ेगा, करोड़ों रुपए के। मैं इन सारी बातों का बहुत संज्ञान नहीं लेता हूँ, उनका व्यक्तिगत जीवन है, इस पर मैं नहीं, फिर ये नेता रोते हैं ना, फिर दिलीप जी ये नेता रोते हैं ना कि इतना हम संघर्ष कर रहे हैं, हम जनता के लिए इतने सुचारू हैं, मरने का भी टाइम नहीं है। कोई नेता सत्यनारायण कथा सुनने भी जाता है बड़े नेता के यहाँ तो चौपड़ जाता है। हाँ, ये बात मैं दूसरी बात करता हूँ, मेरी बात पूरी होने लगी। मैं किसी भी नेता के व्यक्तिगत जीवन पर कोई कमेंट नहीं करता हूँ, वो भी इंसान है, उसे चाहे नेता घूमने का
अपने परिवार के साथ जाने का, अच्छी जगह खाना खाने का सारा आदर। नेता होने का ये मतलब नहीं है कि वो कहीं घूमने नहीं जा सकता या कहीं चाय नहीं ले सकता या अपने परिवार के साथ बड़े होटल में बैठ के खाना नहीं जा सकता, वो सब कर सकता है। सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन और पारिवारिक जीवन, ये दो अलग उनको मत मिलाइए। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि आप जिस तरीके से अपने परिवार की केयर करते हैं, अपने परिवार के लोगों की चिंता करते हैं, तो ये देश भी है जो जिस क्षेत्र के आप विधायक हैं या जिस विभाग के आप मंत्री हैं, वो मंत्रालय में आने वाले लोग या उस क्षेत्र में आने वाले लोग भी आपका ही परिवार है। जनप्रतिनिधि अभिभावक होता है उस प्रदेश की, उस जगह की, उस क्षेत्र की जनता का। तो आपको अपनी जनता का भी अभिभावक के रूप में पूरा ध्यान रखना ये जरूरी है, यानी जिम्मेदारी है। अगर किसी आम मर्सिडीज से घूमिए आप 3 करोड़ की या 100 करोड़ की गाड़ी से घूमिए, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन वो 100 करोड़ की गाड़ी जनता के पैसे की नहीं होनी चाहिए। वो 100 करोड़ की गाड़ी में पड़ने वाला पेट्रोल जनता के पैसे का नहीं होना चाहिए। आपके जो भी आप एंजॉयमेंट कर रहे हैं अपनी व्यक्तिगत लाइफ में, उस एंजॉयमेंट का बोझा आम जनता के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पड़ता है, अल्टीमेटली पड़ता है। और इस पर कोई राजनीतिक पार्टी ध्यान नहीं देती। आप सारे पार्टी के प्रवक्ताओं को बैठा दीजिए, बड़ा बड़ा ज्ञान झोंक के चले जाएंगे, लेकिन जो मूलभूत चीजें हैं जिनसे सारी पार्टियों को सुधार करने की जरूरत है, उस पर न तो कोई विपक्ष बोलेगा, न सत्ता बोलेगा। सिलेंडर लेकर के भारतीय जनता पार्टी का बैठ जाया करती थी जब कांग्रेस की सरकार थी। आज कांग्रेस के लोग गले में सिलेंडर की माला लेकर के सड़क पे बैठे हुए हैं। ये सब नाटकबाजी है, ये सब नौटंकी है पब्लिक को दिखाने की। और पब्लिक के पास जब कोई ऑल्टरनेट नहीं होता है तो किसी न किसी पार्टी को वोट देती है। नहीं वोट देगी तो भी सरकार बन जाएगी, क्योंकि देश का सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। तो जनता तो बेचारी मजबूर है। और राजनीति जो है वो अब समाज सेवा नहीं रह गई। राजनीति बिल्कुल एक नौकरी की तरह हो गई है। इस पार्टी में अच्छा पैकेज मिल रहा है तो यहाँ रुकूंगा, इस पार्टी में अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा, दूसरी पार्टी अच्छा पैकेज दे रही है तो मैं आज रिजाइन मारूंगा, दूसरी पार्टी रिजाइन कर लूंगा। ये समाज सेवा थोड़ी है, ये कोई विचारधारा की लड़ाई थोड़ी है। ये तो अपने अस्तित्व की लड़ाई है, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है, अपने व्यक्तिगत बेनिफिट की लड़ाई है। और वो लड़ाई लड़ रहा है और उस लड़ाई में मर कौन रहा है, ये चीज है। लेकिन दुख तो इस बात का होता है कि जनता के बड़े चाहते बनते हैं ये। मुझे नहीं, जब चुनाव होता है तो उसके बाद करोड़ों रुपए चुनाव में पानी की तरह बह जाते हैं। विधायकी के चुनाव की बात कर लें, एमपी एमएलए के चुनाव की बात कर लें, और उसके बाद भी ये पेंशन की दरकार करते हैं। जितनी बार विधायक बने उतनी बार पेंशन, 2 बार खाना खाते हैं। जब 5 बार विधायक रहेंगे तो दिन में 5 नाश्ता 5 बार करते हैं, खाना दोपहर का 5 बार खाते हैं, शाम का खाना 5 बार खाते हैं, चाय भी 5 बार पीते हैं। इसीलिए 5 बार पेंशन चाहिए। 5 घरों में रहेंगे, 5 गाड़ियों से घूमेंगे, 5 बार कपड़ा पहन के घूमेंगे, इसीलिए 5 बार की पेंशन चाहिए। और जनता जो है वो टैक्स देंगे, बढ़ती रहे मिडिल क्लास की जनता, वो टैक्स देती रहे, पैसा मेहनत करके वो कमाए, काम धंधा वो सर्विस करे, उसके लिए आप कोई सपोर्ट नहीं देंगे, लेकिन टैक्स आप पूरा ले लेंगे और उस टैक्स से बहुत आप करेंगे। ऐसा लगता है कि 5 साल जनता की सेवा कर दी, जन्म जिंदगी का बोझा उन्होंने जनता के ऊपर डाल दी। चलिए, इस बार यूपी विधानसभा में कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो 4, 5 और 6, यहाँ तक कि 8 और 9 बार के भी विधायक हैं। तो आप जोड़ सकते हैं कि आखिर कितनी क्या उनकी पेंशन हुई होगी। जितनी एक आम आदमी की सालाना इनकम नहीं होगी उतनी उनकी मंथली पेंशन बैठ जाती है। संदीप त्यागी जी। टैक्स कितना देते हैं ये भी बिल्कुल टैक्स, 1 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। बिल्कुल। संदीप त्यागी जी, त्यागी जी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए जोड़ने की कोशिश करेंगे इनको। जयेश जी, तमाम बातों को सुना आपने दिलीप जी की। जी बिल्कुल, आप जो पेंशन की बात दिलीप जी ने कही उससे मेरा पूर्ण जो है सहमति है कि इस प्रकार की चीजें जो हैं वह बंद होनी चाहिए। और पेंशन से तो मुझे वो पेंशन घोटाला ही याद आता है जो मध्य प्रदेश में हुआ था आज से करीबन 14 साल पहले। जो कि वृद्ध महिला थी, उनकी जो पेंशन थी उसमें ही भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है उसने घोटाला कर दिया था।
जिन लोगों को पेंशन पहुंचनी थी वहां तक पहुंची नहीं, जो लोग पहले ही स्वर्गीय हो गए थे उनके खाते में पेंशन जमा हो गई, और भारतीय जनता पार्टी की जो सहकारी संस्थाएं थी उसके माध्यम से जो है पेंशन दी गई। तो इस प्रकार की चीजें जो हैं भारतीय जनता पार्टी निरंतर रूप से करती आ रही है। दूसरी बात, आप जो एक कह रहे थे कि जो मंत्री और विधायक हैं उन्हें इस महंगाई का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और उनसे जब कोई मदद मांगने जाता है तब वो उसको किसी भी एक पतली गली से उसको भगाने का प्रयास करते हैं। तो एक एक बहुत ही अच्छी एक मूवी आई थी सुपर 30, उसमें भी इस प्रकार की जो है एक सीन मुझे एकदम याद आया, जिसमें जब जो उस फिल्म के जो अभिनेता हैं वह मंत्री जी के पास जाते हैं इस आशा से कि मंत्री जी उनकी मदद करेंगे ताकि वह विदेश में कैम्ब्रिज में पढ़ पाए। तब मंत्री जी जो है उन्हें 10 ज्ञान की बातें करते हैं कि आप भगत सिंह को पढ़िए, आप महात्मा गांधी को पढ़िए, आप अंबेडकर जी को पढ़िए। परंतु जैसे ही वह व्यक्ति जो है वह मंत्री जी से बोलता है कि मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है ताकि मैं विदेश पढ़ पाऊं, तो मंत्री जी पलटकर कहते हैं कि इस उम्र में आप पैसे का चक्कर छोड़ दो, पैसे के चक्कर में मत पड़ना, बड़ा बेकार चक्कर है पैसे का चक्कर। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं यह देखने को मिलती है, क्योंकि आज भारतीय लेकिन जनता कांग्रेस पार्टी क्या ने कर रही है इन सब महंगाई के बीच? से कांग्रेस सिर्फ प्रदर्शन करके क्या जनता के मुद्दों को उठा रही है? क्या सिलेंडर गले में लटकाने से जनता के मुद्दों का हल हो जाएगा? यह बता दीजिए मुझे। अगर हो जा रहा है तो मैं भी यहाँ लटका के बैठ जाऊं। देखिए, गूंगी बहरी सरकार है, आपको ये समझना होगा, क्योंकि जो 2014 के बाद हमने इस देश की राजनीति का रुख देखा है वह बहुत भयावह है। आप देखिए, कोई भी आंदोलन, प्रदर्शन, धरना जो है उसका असर जो है वह सरकार की नीति पर नहीं पड़ता है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अगर कोई गलत निर्णय सरकार ले भी लेती थी तो जनता अगर उसका विरोध करती थी, अगर जनता में आक्रोश दिखता था सरकार को, तो सरकार तुरंत उस निर्णय को वापस ले लेती थी। आज 2014 के पहले ऐसी रीति नीति रही, परंतु 2014 के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार तभी करती है जब उन्हें जनता याद आती है, और जनता कब याद आती है? जब चुनाव आने वाला होता है। आप देखिए, किसान आंदोलन की यदि मैं बात करता हूँ इन तो सब बातों पूरा को मत देश कहिए वरना एकजुट था। कुछ कह दूंगा अभी बुरा लग जाएगा। इमरजेंसी की बातें कर लीजिए, कौन सा भलाई हुई उससे देश की, बताइए आप मुझे। देखिए, इमरजेंसी का जो दौर था वह एक अलग दौर था, और आप समझिए इमरजेंसी, अगर आप इमरजेंसी को गलत बोलते हैं, ठीक है आप गलत बोलिए, उसके बाद जो है जब चुनाव हुए इमरजेंसी के बाद, तब इंदिरा गांधी जी को भी हार का सामना करना पड़ा था, जनता ने सजा सुनाई थी। परंतु उसके बाद जो है जो विरोधी थे उनको जब सत्ता मिली तो ये जनता ने ये भी देखा कि किस प्रकार से उन्होंने देश चलाने का प्रयास किया। 5 साल नहीं चला पाए, उसके बाद पुनः देश को इंदिरा गांधी जी को चुनना पड़ा था। तो यह बातें तो आप खुद भी इतिहास जानते हैं, मैं भी जानता हूं। परंतु आज अगर आप देखेंगे तो आज देखेंगे कि किस प्रकार से सत्ता जो है वह इस अपने अपने इस आबो हवा में है कि जब तक जनता जो है, अगर 200-300 लोग मर नहीं जाते, चुनाव पास में नहीं आ जाते, तब तक उनके कानों पर जू नहीं रेंगती, क्योंकि 700 किसान शहीद हुए। उसके बाद जो मंत्री जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने लखीमपुर में किसानों के ऊपर जो है अपनी गाड़ी चढ़ा दी, उन्हें कुचल दिया। उसके बाद जब 5 राज्यों के चुनाव आने लगे जयेश जी, तब उन्होंने क्लीन स्वीप किसान किया बिल है। जो है उनको आपको तो समाप्त पूरे किया। उत्तर प्रदेश में स्वीप किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी वहां क्लीन स्वीप किया है। 8 की 8 सीटें बीजेपी ने जीती हैं लखीमपुर खीरी में। देखिए, यही तो मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज जो जनता है, आज जनता अपने भाग्य को खुद चुनती है, और आज जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया। परंतु आप ये समझिए कि जनता ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुना था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह सत्ता में आकर महंगाई कम करेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर रूप से महंगाई बढ़ा रही है, क्योंकि उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी को शायद इसलिए चुना ताकि यह जो है वह एक हिंदुत्व की सरकार है। और आज हिंदू नववर्ष है, और हिंदू नववर्ष पर ही भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा जो तोहफा है वह अपने हिंदू भाइयों को, हिंदू बहनों को दिया है। बिजली के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए, और गैस के दाम बढ़ा दिए। चलिए, बिल्कुल लौटेंगे तो आपके पास। आप दिलीप जी क्यों रुक जनता को रहे थे? दिलीप समझने की जी, मैं आवश्यकता आपसे है, समझना क्योंकि चाहूंगा जो कि सत्ता आखिर में बैठे हुए हैं वह तो नहीं समझने वाले। जयेश जी लौटेंगे आपके पास। दिलीप जी, आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर मोदी की महंगाई और मनमोहन की महंगाई में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है, दोनों की महंगाई है, दोनों में ही जनता को ठगा है।
क्या फर्क है? अगर मैं पार्टी बदल जाए, पार्टी कुर्सी पे बैठने वाला चेहरा बदल जाए, लेकिन मुझे बेनिफिट ना मिले। मैं आम जनता की बात करता हूँ हमेशा, मैं नीचे की ऊपर की नहीं बात करता हूँ, मैं उस बात की बात करता हूँ जो सबके लिए लागू। अगर मुझे मेरी जेब कटने से फर्क नहीं पड़ रहा है, उस कुर्सी पर कोई बैठा हो और उस कुर्सी पर बैठने वाला किसी भी पार्टी का हो, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं अगर ये फर्क नहीं देख पा रहा हूँ मनमोहन सिंह की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या फर्क है? ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं जिनमें फर्क दिखता है, उन कामों को हटा दीजिए। आज हम जिस सब्जेक्ट पर चिंता कर रहे हैं, सिर्फ महंगाई की बात हम कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ महंगाई पे ही बात कर रहे हैं। महंगाई के मामले में दोनों ही सरकारों में कोई विशेष फर्क नहीं है। इसी तरीके से महंगाई कांग्रेस के रूप में बढ़ती थी, हर थोड़े दिन से बढ़ती थी, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी खुद इसी महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करती थी। अगर सबकी महंगाई गलत थी तो अब की महंगाई सही कैसे है? अगर तब कोई और फैक्टर हुआ करते थे जो राजनीतिक पार्टियों के सरकार के हाथ में नहीं थी महंगाई बढ़ने के, तो फिर आज उसकी जो पार्टी है वो दोषी क्यों है और सबकी पार्टी तब दोषी क्यों थी? तो कुल मिलाकर के सवाल वही है, लेकिन बदले लिबास। अब आपको पहचानना है और उस पर तलाशना है। आप नया नहीं कर पाएंगे और आप कोई भी पार्टी चुनते रहेंगे, जब तक राजनीति का स्वरूप नहीं बदलेगा तब तक इस देश में कोई बदलाव नहीं है। संदीप त्यागी इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? जी जी, तमाम आरोपों को आपने सुना, जवाब दीजिए। प्रियव्रत जी, अभी मेरे कांग्रेस के मित्र ने जो बताया कि भाई इनको वहां लखीमपुर बताया, बहुत सारी चीजें बताते हैं, बार बार ये लखीमपुर आतंकवादी घटनाओं पर ये करते हैं, तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कभी कभी आप राजस्थान भी घूम आया करो, तो राजस्थान घुमाओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ प्रियंका गांधी आती थी उत्तर प्रदेश में तो कहती थी कि मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन राजस्थान की बेटी कहती है कि मैं बेटी हूँ, मेरे साथ बलात्कार हो सकता है, मुझे बचाने का प्रयास किया। लेकिन एक बार भी प्रियंका गांधी ने वहां आकर के राजस्थान की बेटी को बचाने का प्रयास नहीं किया। आपने जो अभी फिल्म की चुनाव नहीं थे ना वहाँ? प्रयास किया आपने, अब इन्होंने भी फिल्म स्टोरी बताने का प्रयास किया, तो वो फिल्म स्टोरी जो बताने के नेताओं ने कहा कि ऐसा पैसा नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है, तो ये पैसे की बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार में, वो फिल्म कांग्रेस की सरकार में बनी है और कांग्रेस की सरकारों के ऊपर बनी है। अगर भाजपा की सरकार के ऊपर फिल्म देखनी है तो द कश्मीर, मतलब भाजपा सरकार में आकर के फिल्म आपने देखना चाहते हो तो द कश्मीर फाइल्स देख करके आइए, क्या हुआ है लोगों के ऊपर, क्या जातियां बढ़ती गई है, सच्चाई से अवगत कराया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आकर के। फिल्में भी सच्ची सच साबित हुई हैं, झूठी फिल्में परोस करके जनता को गुमराह करने का काम नहीं करती हैं। मैं पहले भी आपसे कहा है, अब भी आपसे कह रहा हूँ और आगे भी भविष्य में भी यही बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी एक देश की एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र निर्माण की बात करती है, नए भारत के निर्माण की बात करती है। अभी मेरे भाई दिलीप जी बता रहे हैं, तो दिलीप जी भी जल्द ही किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के, हो सकता है समाजवादी पार्टी या किसी न किसी पार्टी के प्रवक्ता घोषित हो जाएंगे, क्योंकि ये भी इसी तरीके के जो अभी ये कह रहे हैं। नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ आरोप तो अगर तीखे सवाल हो जाते हैं या तीखी बातें हो जाती है तो मुझ पर भी लगते हैं कभी। अब मैं बता देना चाहता हूँ, महंगाई की बात करें, मनमोहन सिंह की महंगाई की बात करें तो बीजेपी का प्रवक्ता घोषित किया गया और कई बार समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता घोषित किया गया, लेकिन क्या करें, अब सवाल करना तो मेरा पेशा है। जरा इनसे ये सवाल कि राष्ट्र निर्माण की परिभाषा क्या है? यदि आप भी अगर परिभाषा बता दें। जनता की बात करेंगे तो आप पर भी इसी प्रकार के आरोप जो है वह भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता लगाएंगे, क्योंकि आज दिलीप जी ने जो है जनता की बात करी, आज उन्होंने जनता की पीड़ा जो है और सच्चाई, ऐसा नहीं कि उन्होंने कांग्रेस की सिर्फ तारीफ करी है, उन्होंने सच्चाई दिखाई। परंतु आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की संकीर्ण मानसिकता कि उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं, ना कि वह ये समझ रहे हैं कि आज जनता को कितनी पीड़ा है और इस पर हमें विचार करना चाहिए। मीडिया के ऊपर बिकने का आरोप तक लगाया है। नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप लोग पेट दर्द की गोली लेकर ये कैसे सोच लेते हो कि सारी दवाओं का इसमें इलाज हो, सारी परेशानियों का इसमें इलाज हो जाएगा। आप मीडिया के ऊपर आरोप लगा देते हो कि मीडिया गोदी मीडिया है, दलाल मीडिया है, आप तमाम तरीके का आरोप लगा देते हो, प्रवक्ता घोषित कर देते हो आप एक दूसरे का। क्या एक गोली ले आया आप गोदी मीडिया के नाम की, तो क्या उससे आप तमाम दर्द जो अपने हैं वो ठीक कर लेंगे?
ये प्रियव्रत जी इन लोगों देखिए, की जहां देश तक की आपकी जनता बात है को, गोदी देश मीडिया की की, मीडिया को ये तो यहाँ तक गोदी कि मीडिया तो एक ये अलग विषय हो गया, लोकतंत्र के और वह सारे तो एक मजबूत ऐसी स्तंभों चीज है को जो कि बदनाम आपको करने साफ का तौर काम पर भी हमें दिखती विपक्ष है, करता आया है। क्योंकि गोदी मीडिया जो है वह तो एक तरफा जो है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मोदी जी से मतलब है, और वो सब जानते हैं, वो तो कोई बात छुपी हुई नहीं है कि वो किस प्रकार से जो है उनको पैकेज मिलते हैं, टीआरपी के नहीं, अनुसार उनको ऐड वो मिलती बातें है, बाद में, सारी जय जी, चीजें जो जय है जी, वह जय ऑन जी, वो रिकॉर्ड बातें है, बाद में, तो मेरे वह तो मंच एक पे अलग नहीं है विषय हो बातें। गया। जय जी, मेरे मंच पे नहीं है बातें, ठीक है, क्योंकि मैं खुद जिस परंतु तरीके आज आज मेरी बात समझिए, जी। आपके जैसे निष्पक्ष पत्रकार भी हैं, मुझे मैं आप ही के लिए बोल रहा हूँ कि आपके जैसे निष्पक्ष पत्रकार भी हैं, जिन्होंने आज आज मैंने पूरी डिबेट में आप पर कोई आरोप नहीं लगाया, ना दिलीप जी पर कोई आरोप लगाया, क्योंकि ऐसा कोई मौका ही नहीं हुआ ना, क्योंकि नहीं आपने साफ तौर पर जो है सारी बातें करी, एक तरफा होकर के किसी ने कोई बात नहीं करी, और दिलीप जी ने जहां पर सच्चाई जो है वह रखी, जनता का पक्ष रखा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन पर ही आरोप लगा बैठते हैं, तो यह तो इनकी संकीर्ण मानसिकता का परिचय है। चलिए, फिलहाल समय का अभाव है, एक फाइनल कमेंट लेते हैं दिलीप जी। देखिए, देश में किसी तब तक नहीं सुधर सकती है जब तक जनता अपनी आदतों में सुधार नहीं लाएगी। मैं फिर सारा दोष ला करके जनता के ऊपर मरता हूँ कि जो राजनीति जो निवृत्त लोग हैं, प्रतिनिधि करने वाले लोग हैं, जो नेता लोग हैं, वो राजनीति की दुकान पर जाके बैठे, उसमें जाति का सामान रखता है, लड़की के नाम पे सामान रखता है, माइनॉरिटी के नाम पे सामान रखता है, गरीबी के नाम पे सामान रखता है। अब आपको सामान खरीदना है कि नहीं खरीदना है, जनता की जिम्मेदारी। किन पैरामीटर्स पर आप वोटिंग करेंगे, ये जनता की जिम्मेदारी है। राजनीतिज्ञों के नेताओं की, राजनीतिक पार्टी की गलती बिल्कुल नहीं है, तो उनका उद्देश्य लगता है राम नाम दंड है, पत्र में ये बात कहती है कि लड़ाई और प्यार सब जायज है, तो आप लड़ाई लड़ने वाले को दोष नहीं दे सकते। वहाँ जनता क्यों वोट करेगी, इस पर सवाल आता है। और जनता जब हाथ में कटोरा लेके खड़ी रहेगी ना, जिसको भी मिलता रहे, राशन भी मिलता रहे, पेंशन भी मिलता रहे, मनरेगा के नाम पे मिलता रहे, टॉयलेट भी फ्री बन जाए, मकान भी फ्री में बन जाए, जब जनता हाथ में कटोरा लेके खड़ी रहेगी तो कोई ना कोई पार्टी तो जीत डालेगी क्या करके, जब राजनीति की कहाँ करती है। तो सामाजिकता को सुधारने की जरूरत है, और सामाजिकता को सुधारने की जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों पर बाद में आती है, प्राइमरली नियमता तो पहले आती है। आज के परिवेश में उनकी जिम्मेदारी सेकेंडरी हो गई है, जनता की जिम्मेदारी प्राइमरी। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, फिलहाल समय का अभाव है, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए कि कहीं ना कहीं जनता की चुनी हुई सरकार ही उन पर जब पीड़ा बन के टूटती है और कहर महंगाई के रूप में जनता के ऊपर बरसता है, तो कहीं ना कहीं जनता भी अपने आप को त्रस्त और ठगा हुआ महसूस करती होगी। क्योंकि इससे पहले भी अगर बात की जाए तो पेट्रोल के दाम बढ़ गए, सीएनजी के दाम बढ़ गए, पीएनजी के दाम बढ़ गए, और यहाँ तक कि अब मूलभूत सुविधाएं जैसे कि बिजली और पानी के दाम भी बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।